नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। इसको लेकर कई तरह की सियासी दांवपेच शुरू हुए हैं और इसके बीच ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी की जा रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ हैं हमारे कॉलीग रमन रॉय। इनसे हम जानेंगे, ये थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि बिहार का चुनाव जो है इस बार किधर जाने वाला है, किस खेमे की ओर मुड़ेगा ये चुनाव, कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका पलड़ा हल्का रहेगा। रमन रॉय, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में। आपसे पहला प्रश्न यही कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना का संक्रमण भी तेज हुआ है, इस बीच जो है कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जेल से छूट सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लालू यादव का कितना महत्व है आरजेडी के लिए? क्योंकि जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसे में इस समय में आरजेडी बाहर आते हैं तो वो एनडीए के लिए जो है बड़ी सफलता होगी, एनडीए को बड़ी सफलता मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आरजेडी के लिए ही नहीं, लालू पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। जिस तरीके से अतीत में भी लालू का जो वजूद रहा है, वो वजूद जो है, अगर लालू अभी बाहर आते हैं तो उसका साफ तौर पे 2020 के चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर ली जाए सुशील मोदी का, जो आप बता रहे हैं कि सुशील मोदी का जो बयान आया है कि अगर लालू यादव बाहर आते हैं तो वो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी और आरजेडी फिर से सिमट कर रह जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लालू का जो जनाधार है वो सुशील मोदी के जनाधार से कई बड़ा है। जितने लोग सुशील मोदी को नहीं जानते होंगे, उनसे ज़्यादा लोग लालू को जानते हैं बिहार में। और पिछले चुनाव का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2015 का, तो कहीं ना कहीं लालू का जो एक्स फैक्टर है, उसी कारण 2015 के चुनाव में जो है बीजेपी कहीं दूसरे तरफ फेंका गई। लेकिन रमन क्या है कि इससे पिछला जो चुनाव हुआ था 2010 की बात करें, जब लालू यादव बाहर थे, यही बात जो है मौजूदा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब लालू यादव बाहर थे उस वक्त जो आरजेडी थी वो सिमट गई थी, बहुत कम सीटों में वो पावर में नहीं आ पाई थी। तो क्या कुछ जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर आरजेडी के लालू प्रसाद अगर बाहर आते हैं तो ऐसे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहीं फिर से सिमटने का आसार बन रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जो बात कर रहे हैं वो 2010 चुनाव की बात कर रहे हैं और सिमटने और सिमटाने का जो बात आप कर रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय एनडीए एक था, उस समय बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी। फिर जो है 2015 में परिस्थितियाँ बदली, पार्टियों ने अपना गठबंधन बदला और इसके बाद अभी की जो मौजूदा स्थिति है, नीतीश कुमार की शासन से जो बिहार की जनता है वो बहुत ही ज़्यादा आहत है। जनता से अगर आप उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे तो लगातार बिहार के सामने कई चुनौतियां आ रही है, तो जनता भी बदलाव चाहती है। और आप लालू की बात कर रहे हैं, तो लालू अगर बाहर आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा एक आरजेडी को मिल सकता है। आप बात कर रहे हैं सुशील मोदी की, जैसा उनका कहना है कि आरजेडी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि नुकसान नहीं, इसका आरजेडी को फायदा ही होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी लालू की कमी बिहार में महसूस कर रही है। पिछले 2 साल से लालू भी बिहार में रांची के जेल में बंद है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 2 वर्षों में बिहार में जो चुनौतियां आई हैं, अगर वो आप बाढ़ की बात कर लीजिए या फिर कोरोना की बात कर लीजिए या फिर चमकी बुखार की बात कर लीजिए, तो बिहार की जो लोगों की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई है पिछले 2 वर्षों में। कोरोना काल के दौरान भी आप देखेंगे तो लगभग 28 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार आए। उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस लौटते हैं चुनाव की तरफ। अभी गठबंधन में क्या हो रहा है? गठबंधन में कुछ टूट मिल रही है, मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना था कि 5 MLC छोड़ के चले गए। उसके बाद एक रघुवंश प्रसाद सिंह जो हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, महासचिव थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या लगता है, क्या कहीं टूट है, क्या कुछ गड़बड़ियां चल रही है महागठबंधन में जिसकी वजह से जो है ये दल में टूट पड़ती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब चुनावी माहौल सामने आता है उस समय ये दल बदल की राजनीति बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। आप बात कर रहे हैं 5 MLC की, जो कि आरजेडी कोटे से गए हैं सरकार के पक्ष में। तो आपको बता दें कि जब इधर से कोई 5 MLC उधर जाते हैं तो सरकार के भी कुछ MLC विपक्ष में और विधायक विपक्ष में आते हैं। और आप रघुवंश प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो रघुवंश प्रसाद के बारे में मैं बता दूं कि उनको पार्टी ने नहीं छोड़ा है। वो उनका अपना निजी बयान था जो उन्होंने दिया था, और इसके पीछे का जो कारण था वो था रामा सिंह, जो कि आरजेडी में आना चाहते हैं और तेजस्वी यादव उनको आरजेडी में लाना चाहते हैं, क्योंकि राघोपुर जो उनका क्षेत्र है वो एक राजपूत बहुल्य इलाका है। और वहाँ से जो तेजस्वी यादव को इस बार जो डर है कि कहीं ना कहीं जो राजपूतों का वोट है कहीं बीजेपी और एनडीए को ना पड़ जाए, इस कारण से वो रामा सिंह को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहते हैं और अपना जो जनाधार है, अपना जनाधार जमीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत करना चाहते हैं। इसी कारण से रघुवंश प्रसाद जो थे काफ़ी नाराज दिख रहे थे पार्टी के हाईकमान से, क्योंकि उनसे इस बारे में पार्टी के जो हाईकमान है उन्होंने इनसे इस बारे में
क्या कह लीजिए, आप कह लीजिए, तो उनसे जिक्र नहीं किया, जिस कारण से वो काफ़ी नाराज दिख रहे थे। और लेकिन इसी को लेकर अगर ये हम खबरें सामने अगर आई हम थी। गठबंधन के गठजोड़ की जिस तरह से टूट नज़र आ रही है, अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा और डीप जाएं, जी। तो गठबंधन में क्या हो रहा है जी। कि जितने भी सीटों के लिए लड़ाई चल रही है, आपको ये भी पता होगा कि जीतन राम मांझी जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए अल्टीमेटम भी जारी किया जा रहा है जीतन राम मांझी के द्वारा। आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी का भी बयान है, जीतन राम मांझी ने कहा है, उन्होंने खुद कहा है कि जो लालू यादव हैं वो आरजेडी के लिए एक मजबूरी है, मजबूती नहीं है। ऐसा जीतन राम मांझी का बयान है। जी। तो आप इस बयानों को कैसे देखते हैं? उनका अल्टीमेटम जो है लगातार वो 3 बार दे चुके हैं, 4 बार दे चुके हैं, अभी भी उनका अल्टीमेटम जारी है। वो दिल्ली चले गए थे मिलने। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो खुद आज बिहार की राजनीति में सिमट कर हो गई है, और वो भी जान रहे हैं कि उनके अल्टीमेटम का और उनके जो ये धमकी है, इस धमकी से जो भी आरजेडी है या फिर कोई भी पार्टी जो है बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी, उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो बात कर ली जाए जीतन राम मांझी के इन बयानों की और अल्टीमेटम की, वो पिछले लगभग 1 महीने से यही अल्टीमेटम दे रहे हैं आरजेडी को कि वो अपनी जो है राय रखे और हमारी जो सीटों के बंटवारे को जो आप बात कर रहे हैं उसको साफ करें। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान, आरजेडी जो है उनको मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि उतना सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जी। सीटों का जो बंटवारा है वो लगभग कम ही मात्रा में होगा, क्योंकि आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चाह रही है कि खुद चुनाव लड़े। और जो आप लालू यादव की बात कर रहे हैं कि वो मजबूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी एक तरीके से कह लीजिए विपक्ष का कहना है कि बिहार की जनता के लिए मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के चलिए अलावा हम जो थोड़ा चेहरा है, सा वो थोड़ा सा चेहरा और नहीं मूव है करते कोई। हैं, थोड़ा सा और मूव करते हैं रमन, कि जो महागठबंधन है, जी। आपने बात की कि मजबूरी है, मजबूती है, या होंगे या नहीं। अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें, पिछले साल जो सीट शेयरिंग था, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे बिहार में, और 243 सीट में क्या था, 101 सीट पर जो है जेडीयू लड़ी थी और 101 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, बाद बाकी सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, जो पिछले साल का चुनाव हुआ था। अभी चूंकि जेडीयू है नहीं, जेडीयू एनडीए में चली गई है, तो आपको क्या लगता है किस तरह का जो गठबंधन में सीट शेयरिंग मिलेगा? क्योंकि जो अनुमान जताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने का जो है दाव भर रही है, उसके साथ 50 सीटों पर करीब कांग्रेस चुनाव लड़ने की दाव भर रही है, बचे 40 सीटों में 20 सीटों पर जो है वो आरएलएसपी जो है वो दाव भर रही है कि हम लड़ेंगे 20 सीटों पर, और 10-10 सीटों पर जो है ये बचे हुए जो दल हैं, वीआईपी दल हैं और एक जो पार्टी है जो भी, वो लड़ेंगे। तो क्या कुछ आप समझ रहे हैं जो सीटों का बंटवारा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप महागठबंधन की सीटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एनडीए की सीटों के गठबंधन के बंटवारे वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम गठबंधन की जैसे 243 सीटों की आपने बात कही, तो ऐसे में जो है एनडीए की अगर बात करते हैं तो एनडीए में भी 2 घटक दल हो गए, एक भाजपा हो गए, एक जेडीयू हो गए। इन्होंने तो अपने अपने सीटों के बारे में अपनी इंटरनल बात कर ली है, लेकिन इनके जो तीसरे साथी है एलजेपी, वो अभी कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं। तो उनकी भी मौजूदगी को आंकना इनके लिए बहुत बड़ा बात होगा कि वो चुनाव में किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि उनका भी हुंकार था कि हम 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करते हैं महागठबंधन की, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आरजेडी का कहना है कि आरजेडी के साथ अगर कोई भी अन्य पार्टियां अगर नहीं भी आती है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो वो अकेले लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं अपने छोटे साथियों को भी साथ लेकर चलने के लिए सोच रही है। ऐसे में कांग्रेस, उनका जो है मुख्य भूमिका कांग्रेस की रहती है, और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं जैसे कि आरएलएसपी की आप बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा का भी कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया। अन्य पार्टियों की बात कर ली जाए तो ये वीआईपी हो गई, और भी जो अन्य पार्टियां, इनको ये अपने साथ लेकर चलने के लिए आपको क्या लगता है कि महागठबंधन से चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, महागठबंधन के चेहरे की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में तो साफ तौर पे आरजेडी ने साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री का जो दावेदार होगा, जो चेहरा होगा, वो तेजस्वी यादव। जीतन राम मांझी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी के लिए आरजेडी ने अपना बयान भी साफ कर दिया है कि अगर वो महागठबंधन में आना चाहते हैं तो स्वागत है, अन्यथा वो जहां जाना चाहते हैं उनको खुला। आपने एनडीए का जिक्र किया, हम एनडीए पे भी चलते हैं। क्या उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ टूट नज़र आ रही है, जो मतभेद नज़र आ रही है, जो चिराग पासवान ने उस पर भी खुलासा किया है। चिराग पासवान ने कहा, और उनको पूरा पावर दे दिया गया है रामविलास पासवान के द्वारा, अपने पिताजी के द्वारा, अब जो लेना चाहे निर्णय वो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जो 94 सीटों पर दम भर रहे थे, वो तो दम भर रहे थे कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। बाद में उनका जो है मन पलट गया और वो बोल रहे हैं कि 94 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे जो जानकारी मिल रही है, मेरी जानकारी जो है वो जानकारी ये है कि जो जेडीयू है वो 115 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ेगी, और 100 सीटों पर जो है लगभग 75 सीटों पर जो है वो लगभग
बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और बाद बाकी सीटें जो है वो एलजेपी के खाते में, मतलब एलजेपी को जो है 20 से 25 सीटें देने का निर्णय लिया गया है और मैक्सिमम सीट जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है, वो 28 से 29 सीट पर एलजेपी को दिया जाएगा। लेकिन एलजेपी खुश नहीं है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसका जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है, साफ तौर पे आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि बिहार की जो 40 लोकसभा की सीटें थी उसमें जो बंटवारा हुआ था वो लगभग 50-50 का हुआ था जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और बाकी की जो बची सीटें थी वो एलजेपी को दिया गया था। तो उसी स्तर पे इस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में बंटवारा होगा, यानी 243 सीटों की आप बात कर रहे हैं तो 50-50% सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच बांटी जाएंगी और बची की जो सीटें हैं वो एलजेपी को दी जाएंगी। तो ऐसे में तो वो नाखुश नजर आ रहे हैं। नाखुश वो नजर आ रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है उसमें जो भूमिका देखी जा रही है, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोग जो है, बहुत से नेता जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको पिछले साल की बात बता दूं कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहना था कि जो सीएम का जो फेस है, सीएम कैंडिडेट है, वो बीजेपी का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए था। लेकिन फिर इस साल अमित शाह ने क्लियर किया कि नहीं, बिहार जो चुनाव होगा, बिहार चुनाव, उसमें जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा और एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लगेगा। लेकिन तो आप बात कर जो सीटों का आकलन मैंने दिया है, उस सीटों में क्या कुछ चेंजेस आपको लग रहे हैं देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। साफ तौर पे एनडीए गठबंधन एकदम मजबूत है और एलजेपी को उन्होंने उन पे डिसीजन छोड़ दिया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए स्वागत है, अगर आप अपना दूसरा रास्ता देखना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल होगी। आपको लगता है कि एनडीए में टूट हो सकती है? मैं आपको बता देता हूँ, 6 एमपी उनके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और केंद्र में उनकी जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है। अगर वो यहाँ पे अगर वो अपना गठबंधन तोड़ते हैं तो उनके लिए केंद्र की सत्ता से भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से गठबंधन में टूट दिख रही है, क्या उस तरह का टूट जो है एनडीए में देखने को मिल सकती है? क्योंकि उधर भी एलजेपी से मनमुटाव चल रहा है। बता दूं, एनडीए में जो है कि ज़्यादा राजनीतिक दल नहीं है। एनडीए 2 दलों के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, एक बीजेपी और एक जदयू। अगर एलजेपी उनके साथ आती है तो उनका स्वागत है, नहीं भी आती है तो वो लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार है। अच्छा, एलजेपी नहीं भी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कहना है एनडीए पे। लेकिन एक और चीज़ है, जो कांग्रेस चूंकि महागठबंधन में है, आपको लगता है कि कांग्रेस की छवि जो है महागठबंधन में आरजेडी की छवि से कितना मतलब अच्छा है या कितना बुरा है? आपको क्या लगता है, कौन अच्छा है? छवि में बता दूं, अगर देश स्तर पर देखेंगे कांग्रेस की छवि तो आज के डेट में कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं, हम बिहार में अगर मानते हैं तो बिहार में जो नेताओं की छवि है, कांग्रेस के जितने भी तमाम जो विधायक बचे हुए हैं 25 से 27, उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं अच्छी है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो आप कार्य की बात कर रहे हैं, बीते 5 वर्षों में कहीं जो आपको मैं बता दूं कि ना मीडिया की नज़र में ना फिर जनता की नज़र में कांग्रेस के जो नेता है और जो विधायक है वो नदारद नजर आए। अच्छा। तो इनका कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान कांग्रेस को भी और महागठबंधन को भी अब लौटते हैं थोड़ा चुनाव की तरफ, क्योंकि चुनाव को लेकर रैली की जा रही है, वर्चुअल रैली, और वर्चुअल रैली को लेकर आपको खबरें भी आई थी कि काफ़ी जो है बीजेपी के लीडर्स जो हैं मुख्यमंत्री आवास तक जो है कोरोना पहुंच चुका है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि वर्चुअल रैली का जो विरोध कर रही है लगातार जो विपक्षी दल है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बोल रही चुनाव को देर से किया जाए, चुनाव को रद्द किया जाए, अभी चुनाव का समय ना दिया जाए, इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रही है विपक्ष। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ चेंजेस होंगे? सेशन भी काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं आपको सीधे और कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि आज भी इस बात को लेकर महागठबंधन की तरफ से और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से आज चुनाव आयोग में पटना में एक बैठक हो रही है, जिस बैठक में साफ तौर से महागठबंधन का कहना है कि जो चुनाव है और चुनाव के जो प्रचार प्रसार है वो परंपरागत तरीके से हो, और जिस तरीके से पिछले दिनों में बीजेपी और जेडीयू जो वर्चुअल रैलियां कर रही थी, डिजिटल रैलियां कर रही थी, तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो डिजिटल स्तर है वो अन्य पार्टियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत है। कोई भी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के डिजिटल तकनीक के आगे टिक नहीं पाएगी, जिसका पूरा फायदा बीजेपी और जेडीयू इस बार के चुनाव में उठाना चाहती है। आपने कहा कि डिजिटल का जो है वो मजबूत है बीजेपी के, लेकिन जब मैंने बात किया था आरएलएसपी के प्रवक्ता से तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है और बजट कम होने की वजह से हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बजट कहीं मायने रखता है, जैसा कि आप पिछले ही महारैली जो हुई थी, अभी अमित शाह की जो जनसंवाद हुई थी, कई 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे। तो ऐसे में जो पार्टियां सरकार में है तो उनके पास तो पर्याप्त बजट है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास पैसे की भी तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी, एकदम कमजोर पड़ेगी। जब अगर वो पैसे के मामले में कोई भी विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ती है
तो उसका जो जनाधार है, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तमाम ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महंगे उपकरण लगते हैं डिजिटल रैली में, डिजिटल संवाद में, तो उनका जो ये स्तर है वो बीजेपी और जेडीयू के आके काफ़ी छोटा है। आरजेडी की भी बात करें तो आरजेडी भी है डिजिटल के विरोध में ही है। आरजेडी के भी आज जो नेता है वो चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं और सभी नेताओं के तरफ से एक ही मांग रखी गई है कि बिहार में जो चुनाव हो वो परंपरागत तरीके से हो और ये डिजिटल और वर्चुअल जितनी भी रैलियां हो रही है इस पर रोक लगाई। लेकिन सुशील कुमार मोदी का कहना है, उन्होंने ट्वीट कर कहा भी था इससे पहले, उनका कहना है कि ये जो बच्चा जो पढ़ता नहीं है ना वो एग्ज़ाम को टालने की कोशिश करता है, यानी कि जो कमज़ोर बच्चा है वो आरजेडी को कमज़ोर बच्चा बता रही है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो कमज़ोर है और इस वजह से वो एग्ज़ाम यानी कि चुनाव को टालने की कोशिश कर रहा है। जी, चुनाव को टालने की कोशिश करने की बात तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन ऐसे में विपक्ष के साथ साथ विपक्ष के पास मुद्दा भी है कि सरकार जो है वो चुनावी मोड में चली गई है। सरकार को पहले था कि कोरोना का इलाज करना चाहिए था। पिछले 1 महीने का अगर आप आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो बिहार में जो आंकड़े हैं इतनी तेज़ी से बढ़े हैं और बिहार का जो रिकवरी रेट है वो 75 से घटकर 59 पर आ गया। तो रिकवरी रेट में भी कमी आई है। बिहार में हर एक गली, हर एक मोहल्ले में कोरोना फैल गया है। तो ऐसे में सरकार को पहले कोरोना पे रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष जो है वो घेरेगा सरकार को, लेकिन और इन्हीं मुद्दों पर घेरेगा। जैसा सुशील मोदी की आप बात बता रहे हैं कि जो बच्चा है जो पढ़ता नहीं वो एग्ज़ाम टालने की बात करता है, तो बिहार के सामने भी बहुत खतरे हैं। कोरोना के भी खतरे हैं, बाढ़ के भी खतरे हैं, और बाढ़ के बाद जो स्थिति सामने निकल कर आएगी, पहले सरकार उस स्थिति से निपट ले, उसके बाद चुनाव कर। हम बाढ़ वाले मुद्दे पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जो मैंने कहा कि कमज़ोर बताया जा रहा है, क्या कुछ आप समझ रहे हैं कि सुशील मोदी का जो ये वक्तव्य है, आपने कोरोना की बात कही कि कोरोना काल में चुनाव को लेकर की जा रही है, इस मुद्दे को आप कहाँ तक सही मान रहे हैं? क्योंकि सुशील कुमार मोदी लगातार कुछ बोल रहे हैं, वो डिप्यूटी सीएम भी हैं, उनका कुछ महत्व है, तो क्या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कैसे की मैं बात बता दूं, जैसा कि आप बता रहे डिप्टी सीएम है, तो आपको याद होगा पिछले वर्ष भी बाढ़ आई थी और वही सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर राजेंद्र नगर इलाके में नाव से अपने आवास पे जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो उस तरीके का बयान जो है मीडिया के नज़र में रहने के लिए भी किया जाता है, और जो सरकार है, अगर जब हम बिहार चुनाव की बात करेंगे तो एक आदमी को छोड़ नहीं सकते, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव को हम देखते हैं कि वो लगातार गरीबों के बीच जा रहे हैं, और हमने कुछ बातें भी उनकी सुनी थी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप से आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सरकार में क्या कुछ होगा, क्या उनकी विश्वसनीयता कम होगी? पप्पू यादव जो है, अतीत में कुछ भी रहे हो, लेकिन वर्तमान में जो पप्पू यादव का जो जनाधार है, खास करके पटना में मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लोगों के बीच जाने वाला वो एक, मैं कह दूं आपको, तो इकलौता नेता है जो इस कोरोना काल में भी लोगों के बीच गया, बाढ़ के वक्त भी लोगों के बीच गया, और लगातार वो पूरे बिहार का दौरा करते रहते हैं, चाहे वो 2 दिन पे बात कर ली जाए या सप्ताह भर पे बात कर ली जाए, लगातार आज भी वो कहीं ना कहीं दौरा कर रहे होंगे, आप उनके प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आपने कहा कि अतीत कुछ भी हो, वर्तमान में उनकी जो चाहत है लोगों के बीच काफ़ी है। लेकिन अब हम थोड़ा सा अलग होते हैं और अंतिम कड़ी की तरफ मुड़ते हैं। वो ये कड़ी है कि क्या आप समझते हैं किस मुद्दे पर चुनाव होगा? क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उनके मुद्दे वो बोल रहे हैं कि हमने ये काम किए, सड़क बनवा दिए, बिजली से इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, उनके मुद्दे अलग हैं। क्या कुछ जो तेजस्वी यादव लगातार जो विपक्ष की तरफ से दावे को खारिज किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, इसको आप क्या समझते हैं? क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव होंगे इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुद्दे की बात करेंगे तो सरकार जो है अपने साफ तौर पे 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि बिहार का जो चुनाव है वो रोजगार पे होना चाहिए, कि बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दयनीय है। कोरोना काल की अगर बात करेंगे तो बिहार के 4 बड़े बड़े अस्पताल, उसमें बेड नहीं है, चाहे पीएमसीएच की बात कर ली जाए, चाहे एनएमसीएच की बात कर ली जाए, चाहे एम्स की बात कर ली जाए, चाहे आरएमआरआई की बात कर ली जाए। बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी की बॉडी एम्स के बाहर पड़ी मिली थी कुछ दिनों पहले तो की ये बात सब मुद्दे होंगे। तो ये सब मुद्दे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि मुद्दे जो है अभी तक जो राजनीति बिहार में चल रही है वो 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति चल रही है। लेकिन मैं सत्ता से और विपक्ष से दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आने वाले 15 साल में आप बिहार को क्या दीजिएगा, इस पे आप राजनीति कीजिए और ब्लूप्रिंट दीजिए। जो पार्टी ब्लूप्रिंट दे,
बिहार की जनता को कि हम आने वाले समय में ये करेंगे, आपका तो जनता भी मेरे को लगता है मैं ये पूछना चाह रहा था, आपका विश्लेषण क्या, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जो आ सकती है सत्ता में? क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपना दम भर रहे हैं, मौजूदा सरकार भी जो है वो भी अपना दम भर रही है, जो किसी पार्टी में नहीं है जिसका नाम हम पप्पू यादव का नाम ले रहे थे, वो भी अपना दम भर रही है। नहीं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? कोई भी पार्टी तो आ ही सकती है। मैं जो है मैं डेटा और फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मेरा जो विश्लेषण है साफ तौर पे सभी पार्टियां चुनाव में आएंगी, चुनाव में हुंकार भरेंगी, सभी पार्टियां चुनाव में हुंकार भरती है कि हम जीतने वाले। लेकिन इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज होगा और लोगों का जो वोट प्रतिक्रिया होगा वो काफ़ी, क्योंकि आप जैसे नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ है, तो वो एक तरीके से समझ रहे हैं अपने आप को कि वो मजबूत है। और कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार भी सेफ मोड में अब चले गए हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया गया है कि बिहार में जो चुनाव होगा नीतीश के चेहरे पर होगा, और आरजेडी भी इधर हुंकार भर दी है। लेकिन जब लोग वोट देने जाएंगे तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ आज भी गुस्सा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो बिहार की हालत हुई है, लोगों के मन में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा भी एनडीए को हो सकता है और इस चीज़ का नुकसान भी एनडीए को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी फायदा आप किस सेंस में बोल रहे हैं? फायदा इस सेंस में आप समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में अगर नीतीश कुमार के अलावा अगर बात की जाए चेहरे की, तो कोई चेहरा है नहीं जिसका फायदा एनडीए को साफ तौर पे हो सकता है। और नुकसान ये हो सकता है कि बहुत से लोग जेडीयू से नाखफा है। इसलिए नाखफा है, मैं आपको बता दूं, फरवरी महीने की बात है, जेडीयू ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था गांधी मैदान में। उसमें बहुत बड़े बड़े दावे भरे गए थे सरकार की तरफ से कि 5 लाख लोग, 4 लाख लोग आएंगे, लेकिन मैं वहाँ खुद मौजूद था, उसको कवर कर रहा था, मुश्किल से 5,000 लोग आए थे। तो ये नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर को और राजनीतिक स्तर को बताता है कि लोग उनसे कितने ज़्यादा नाखुश है आज के डेट में। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ है। जो बीजेपी के जो वोटर हैं, जो निर्धारित वोटर है, जो परमानेंट वोटर है, जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश के कारण बीजेपी को वोट ना दे, तो ये जो है नुकसान एक झेलने को मिल सकता है। आपने रमन को सुना और इन्होंने अच्छे तरीके से आपको विश्लेषण कर समझाया कि क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ सीटों की कमियां और बढ़ोतरी होंगी, क्या कुछ सरकार में जो है उलट पुलट देखने को मिलेगी। आपने पिछले दिनों ये भी देखा था कि किस तरह से जो है पोस्टर वार की राजनीति हुई थी, ये भी आपको खबर मिली थी रमन के ही द्वारा। उसके बाद आपने ट्विटर वॉर की राजनीति भी देखी। अब ये चल रहा है कि बिहार में सियासत किसके हाथ होगी। आपको हम इसका विश्लेषण जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा, समय अंतराल कम होगा, आपको हम हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।